नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे आज मेरे साथ पाठ 2 पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ दो जिसका नाम है वर्ण विचार। पर बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाऊंगी, इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को घर पर ही रहना है। घर पर रहकर ही अपनी पूरी पढ़ाई करनी है और अपनी बुक नोटबुक को सुरक्षित रखना है। और दूसरा निवेदन मैं आपके माता पिता से करूँगी कि जिनकी बच्चों की फ़ीस रह गई है तो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 2 हिंदी व्याकरण वर्ण विचार। मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात मुंह के द्वारा जो शब्द या जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, य, र आदि। इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से किसी भी शब्द का निर्माण होता है और यही वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो एक अच्छा अर्थ देते हैं और उससे शब्द का निर्माण होता है। जैसे दर्शक, ताजमहल, पानी आदि। ऊपर दिए गए पानी, दर्शक तथा ताजमहल शब्द की रचना कई वर्णों ध्वनियों से मिलकर हुई है। इन शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। अब जो शब्द यहाँ दिए गए हैं इनकी किस तरह से इनका निर्माण हुआ है, इन ध्वनियों को देख लेते हैं। जैसे पानी शब्द है तो प प्लस अ प्लस न प्लस ई। बच्चों, यहाँ पर प के नीचे हलंत नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर हम हलंत लगा लेंगे। पा, अब हो गया ये पानी। दर्शक, द प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो ये क्या हो गया? दर्शक। अर्थात व्यंजन के साथ स्वर जहाँ जुड़ा हुआ है वो शब्द पूरा, वो वर्ण पूरा है, और जहाँ व्यंजन के साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ वो वर्ण अधूरा है। अब आता है ताजमहल। त प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये क्या हो गया? ताजमहल। स्पष्ट है कि पानी शब्द 4 ध्वनियों के मेल से, दर्शक शब्द 7 ध्वनियों के मेल से तथा ताजमहल शब्द 10 ध्वनियों के मेल से बना है। अर्थात इनकी सबकी ध्वनियाँ अलग अलग हैं। इन ध्वनियों के और छोटे खंड नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात ये जो ध्वनियाँ हैं ये अलग अलग हैं और इन्हीं को जब मिला दिया जाता है तो शब्द बन जाता है, और इन जैसे इनके खंड किए गए हैं इससे अलग टुकड़े और इन ध्वनियों के नहीं हो सकते। इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वह छोटी से छोटी इकाई ध्वनि, और वो क्या होती है? ध्वनि होती है, जिससे अधिक सार्थक खंडों को नहीं तोड़ा जा सके। यह वर्ण कहलाता है। अब आती है वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम के अनुसार लिखे गए जो वर्ण होते हैं उनको हम वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं वर्ण के भेद। तो यहाँ पर उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, नंबर 2 व्यंजन। जैसे यहाँ दिया गया है, वर्ण के 2 भेद कर दिए गए हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? नंबर 1 स्वर है तो बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये बता रहे हैं कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, और जो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं वो वर्ण स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या 11 होती है। कौन से होते हैं? अ, आ, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। आगे आते हैं स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण में किस तरह से समय लगता है तो उसके आधार पर स्वर के भेद कर दिए गए हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। बच्चों, हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि।
बहुत कम समय लगता है इनको बोलने में। अगला है दीर्घ स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। ये कौन से 7 होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अर्थात हर स्वरों में बहुत कम समय लगता है और उनसे दोगुना समय, उनसे अधिक, कहीं अधिक समय दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लगता है। इसके बाद आते हैं बच्चों प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, अर्थात इनमें दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है बोलने में, इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, इस स्वर का प्रयोग प्रायः बुलाने के लिए किया जाता है। ओम में ओ प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर को लिखते समय उसके आगे ये चिन्ह बताया गया है का अंक लिख दिया जाता है। जैसे इंग्लिश में 5 होते हैं, वो वाला अंक, या अंग्रेजी का अक्षर जो एस होता है, ऐसा चिन्ह यहाँ पर बना दिया जाता है। अगला आता है बच्चों अयोगवाह। अंग तथा अंग, ये अयोगवाह हैं। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंक, जंग, पंक, शंख, मयंक आदि। अर्थात छोटी अंग जिसको आप बिंदु कहते हो, वो बिंदु अनुस्वार कहलाता है। अह की मात्रा विसर्ग कहलाती है। जैसे अतः, प्रायः, प्रातः, दुख आदि। अर्थात विसर्ग का उच्चारण में ह का ध्वनि हमारे कंठ के द्वारा निकलती है। अगला है बच्चों अनुनासिक। मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक की मात्रा को चंद्रबिंदु कहते हैं। अनुनासिक, ये जो चंद्रबिंदु वाला साइन होता है, चंद्रबिंदु वाला जो चिन्ह होता है, ये अनुनासिक कहलाता है। जैसे आँख, पाँव, चांद, गांव, हंसी आदि। इसको मुख और नाक दोनों के द्वारा बोला जाता है। अगला आता है हलंत। स्वर रहित व्यंजन में हल यानी ये जो निशान होता है, चिन्ह लगाया जाता है। स्वर रहित माने जिनमें स्वर साथ में नहीं है, इसी को हलंत कहते हैं। जैसे उद्धार यानी द आधा है, महान न आधा है, भट्टी ट आधा है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में द आधा है। अर्थात जहाँ हलंत लगा होता है वो वर्ण हमारा आधा होता है। अगला आता है बच्चों द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? दो समान अंकों के संयोग से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जिनमें दो एक जैसे अक्षर होते हैं, एक जैसे वर्ण होते हैं, एक आधा होता है, एक पूरा होता है, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा चा और पूरा चा, इससे क्या बनता है? बच्चा, कच्चा, सच्चा आदि। आधा ता और पूरा ता दोनों को मिलाकर के बनता है कुत्ता, सत्ता, पत्ता आदि। आधा ला और पूरा ला, इससे बनता है गल्ला, बल्ला, छल्ला आदि। आधा न और पूरा न, इन दोनों को मिलाने से अन्न, प्रसन्न, संपन्न आदि।